Our next topic is what? Hydroelectric energy. इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फ्लोइंग वाटर। अभी हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? डैम। तो और डैम कहाँ पे बनाया जाता है? रिवर में बनाया जाता है। अगर समझो ये रिवर है, तो रिवर में डैम बनाया जाता है, और डैम जो रहता है, ये पानी जो पहले रिवर से फ़्लो होके जाता था, अब डैम जो रहता है वो पानी का फ़्लो को रोकता है, और पानी यहाँ पे स्टोर होता है। जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको कहता है रिजर्वॉयर। अभी डैम जो रहता है वो काफ़ी ऊंचा रहता है। ऊपर की तरफ रिजर्वॉयर रहता है और नीचे की तरफ टरबाइन रहता है। जो पानी जो रिजर्वॉयर में रहता है वो फ़्लो नहीं होता है, वो रुका हुआ है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग। तो रिजर्वॉयर में जो पानी है वो रुका हुआ है, तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब पानी फ़्लो होता है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये डैम काफ़ी ऊंचा है। 9th में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? M × G × H। H का मतलब क्या होता है? हाइट। तो जितना हाइट बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। सिंस डैम का हाइट काफ़ी ऊंचा है, तो जो रिजर्वॉयर ऊपर की तरफ है तो हाइट ज़्यादा है डैम में, डैम का जो हाइट है वो ज़्यादा है, इसके वजह से जो रिजर्वॉयर में जो पानी है उसका पोटेंशियल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द वर्किंग ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो पहले हम इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अभी ये है डैम, और डैम के पीछे क्या है? रिजर्वॉयर। ये है स्लुइस गेट। जब स्लुइस गेट खोला जाता है तो रिजर्वॉयर से पानी जो रहता है वो फ़्लो होने लगता है। जहाँ से वो फ़्लो होता है उसको कहते हैं पेन स्टॉक। ये है टरबाइन, और ये है जनरेटर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस किया जाता है जनरेटर में तो उसको ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन से। अभी लेट अस स्टडी अबाउट द वर्किंग ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट the potential energy in the water stored in the dam is converted into kinetic energy of water. Fast flowing water is brought from the dam to the turbine at the bottom of the dam. तो टरबाइन कहाँ पे है? नीचे की तरफ है डैम का, और रिजर्वॉयर कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है डैम का। The kinetic energy of the flowing water drives the turbine. The turbine in turn drives the generator to generate electricity. Kinetic energy in flowing water or the potential energy in the water reservoir is a conventional source of energy. Water from about the middle of the total height of the dam is taken to the turbine. Now what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? The water from about the middle of the total height of the dam is taken to the turbine. तो ये है रिजर्वॉयर, डैम के पीछे है। तो ये टोटल हाइट जो डैम का है उसके मिडल से पानी को अलाउ किया जाता है फ़्लो करने के लिए। तो जैसे ही स्लुइस गेट खोला जाता है तो पहले जो पानी रिजर्वॉयर में रुका हुआ था उसमें कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही स्लुइस गेट खोला जाता है तो जो पानी जो रिजर्वॉयर से फ़्लो होने लगता है, जब पानी फ़्लो होने लगता है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। और ये पानी जो रहता है वो डायरेक्टली उसको डायरेक्ट किया जाता है टरबाइन के ऊपर। जब टरबाइन के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है फ्लोइंग वाटर को तो टरबाइन घूमने लगता है। जब टरबाइन घूमने लगता है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन। सो दिस इज़ अ वर्किंग ऑफ द hydroelectric power plant. Now what are the advantages of hydroelectric power generation? Since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from the combustion of fuel. तो जब मैंने एक्सप्लेन किया इसके वर्किंग के बारे में, तब कहीं भी हमने कोई भी फ्यूल को बर्न नहीं किया था, कंबक्शन नहीं हुआ था कोई भी फ्यूल का। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में कोल का कंबक्शन होता है, यहाँ पे कंबक्शन ही नहीं हुआ, तो कोई भी फ्यूल बर्न नहीं किया था, इसके लिए धुआं नहीं होगा, कोई भी पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो पोल्यूशन फ्री है। If there is sufficient water storage in the dam, it is possible
to generate electricity as and when necessary. तो अगर reservoir में काफ़ी सारा पानी स्टोर किया होगा तो वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जब चाहिए जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं in this hydroelectric power plant. Now the third point or the third advantage is, although the water reservoir is used for power generation, it can be replenished during रेनी सीजन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन. तो रेजर्वायर का पानी तो यूज़ होते जा रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजर्वायर का पानी ख़त्म होगा, नहीं ये नहीं ख़त्म होगा क्योंकि रेनी सीजन में वापस ये रेजर्वायर में पानी भर जाएगा. सो इट कैन बी रीप्लेनिश. वापस ये रीप्लेनिश का मतलब क्या, वापस रेजर्वायर में पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन अगेन दिस रेजर्वायर गेट्स फिल्ड विथ वाटर लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन. बिना रोक टोक किए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ये तो हो गया अभी इसका एडवांटेजेस. देर आर सम डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. नाउ व्हाट इज़ द disadvantages or problems in the hydroelectric power plant? The backwater, due to storage of water in dam, may submerge the villages and towns in that area. This leads to the problems of rehabilitation of the displaced population. Moreover, this can also submerge forest as well as fertile land. तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा था तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, विलेज था, टाउन था, जंगल था, फार्म था, फील्ड एरिया था, तो बिकॉज ऑफ बिल्डिंग ऑफ डैम की वजह, जब डैम बिल्ड किया जाता है तो वहाँ के लोगों को हटाना पड़ता है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर ये रिजर्वायर में ज़्यादा पानी भर जाएगा तो आजू बाजू का जो विलेज टाउन है वो पानी में डूब जा सकता है. जो विलेज और टाउन ही नहीं, जो फर्टाइल लैंड है, फार्म है और जो जंगल है वो भी डूब जाता है. तो इसकी वजह से यहाँ के जो लोगों को है वो वहाँ से हटाना पड़ता है. उनको एक नया लोकेशन में लेके जाके घर बना के उनको वहाँ रिहेबिलिटेट करना पड़ता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और विलेजेस और टाउन्स ही सबमर्ज नहीं होता है, कब फर्टाइल लैंड भी सबमर्ज हो जाता है, फार्म्स फील्ड जो रहता है वो भी सबमर्ज हो जाता है, जो जंगल है आजू बाजू में वो भी पानी में सबमर्ज हो जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. The next problem, the obstruction of the flow of river water may have adverse effect on the living world in the river. तो पहले ही बताया था कि रिवर पहले फ्लो हो रहा था. इसको रिवर में जब डैम बिल्ड किया जाता है तो डैम जो रहता है वो फ्लोइंग वाटर, जो रिवर में पानी फ्लो हो रहा था उसको रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन, इस ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से जो पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसमें एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है. इसके लिए उनको उनके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है. सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. नेक्स्ट इज़ व्हाट, we have to study the flow chart. हरे का flow chart पढ़ना बहुत important है. So different stages in hydroelectric power plant. Water reservoir with potential energy. तो reservoir में कौन सा water reservoir में कौन सा रहता है, पोटेंशियल एनर्जी. वाटर रिजर्वायर में से जब वाटर फ्लो होता है तो किधर आता है, टरबाइन में आता है, और टरबाइन रोटेट होता है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी इज़ देन ट्रांसमिटेड टू दी थ्रू दी ट्रांसमिशन लाइन. अभी नेक्स्ट फ्लो चार्ट किसके बारे में, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट है. तो रिजर्वायर में कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, जब ये फ्लो होने लगता है तो फ्लोइंग वाटर में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर. जब ये टरबाइन के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, टरबाइन घूमने लगता है तो टरबाइन में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन. जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी. तो अगला टॉपिक किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी. जो विंड होता है वो मूव होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये जो विंड का काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. द काइनेटिक एनर्जी इन विंड हैज़ बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर फॉर ड्राइविंग फ्लो मिल. तो पुराने ज़माने में भी विल मिल यूज़ किया जाता था. कहाँ पे यूज़ किया जाता था,
ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए यूज़ करते थे और फ्लोर मिल में भी यूज़ करते थे। मिल जहाँ पे गेहूँ, चावल या दूसरे ग्रेन्स को ग्राइंड किया जाता है, वहाँ पे भी विंड मिल यूज़ किया जाता है। द मशीन विच कन्वर्ट्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड विंड टर्बाइन। नाउ व्हाट इज़ विंड टर्बाइन? विंड टर्बाइन एक ऐसा मशीन है जो विंड का काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विंड मिल। विंड मिल का कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ते हैं। ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट के ऊपर ये बॉक्स रखा गया है और ये है विंड टर्बाइन। ये विंड टर्बाइन में ब्लेड्स लगा हुआ है जो फ़ैन का ब्लेड्स के जैसे रोटेट होता है। जब विंड इसके ऊपर डायरेक्ट किया जाता है तो ये विंड टर्बाइन रोटेट होने लगता है। दिस इज़ अ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स और विंड टर्बाइन दोनों भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ शैफ्ट। दिस इज़ अ जनरेटर और जनरेटर और गियर बॉक्स इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ शैफ्ट। नाउ दिस इज़ अ बेयरिंग। सपोर्ट के ऊपर जो रखा है बॉक्स के नीचे और सपोर्ट के ऊपर, उसे बेयरिंग कहते हैं। बेयरिंग का क्या यूज़ है? जब जो विंड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होता है, तो ये पूरा बॉक्स को रोटेट करके जो डायरेक्शन में विंड आता है उस डायरेक्शन में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ द बेयरिंग। सो बेयरिंग की वजह से ये बॉक्स रोटेट होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वर्किंग। When the wind strikes the blades of turbine, the blade rotates. The axle of the turbine is connected to the electric generator through a gearbox. The function of the gearbox is to increase the rotation per unit time. The rotating blades drives the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. Now what is the meaning of this? जब ये wind आके जब विंड टर्बाइन पे डायरेक्ट किया जाता है या स्ट्राइक होता है तो ये जो विंड टर्बाइन है वो रोटेट होने लगता है। और जो ये विंड टर्बाइन रोटेट होता है तो ये बहुत स्लो मूव होता है, तो ये इतना स्लो मूव होता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया जा सकता है। ये इसीलिए ये जो विंड टर्बाइन है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। गियर बॉक्स का काम क्या है? इसका स्पीड को बढ़ाना। जैसे गाड़ी में गियर होता है, गाड़ी का जो गियर है वो गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है, उसी तरह ये गियर बॉक्स है जो ब्लेड्स है वो बहुत स्लो मूव होता है तो उसका स्पीड बढ़ाता है, उसका जो रोटेशन है वो बढ़ाता है। तो उस वजह से ये जो शैफ्ट है एकदम स्पीड में रोटेट होने लगता है। ये स्लो में रोटेट होता है मगर ये जो शैफ्ट है वो स्पीड में रोटेट होता है। उस वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है एंड देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। Wind turbine with capacity from less than 1 kilowatt to about 7 megawatt that is 7000 kilowatt are commercially available। उसका मतलब क्या है कि तरह तरह का विंड मिल है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। जो छोटा का जो कैपेसिटी कितना होता है 1 किलोवाट और जो बड़ा का कैपेसिटी कितना होता है 7 मेगावाट। अभी हर जगह का जो विंड वेलोसिटी है वो अलग होता है और उसके डिपेंडेंट मतलब कौन सा टाइप ऑफ विंड टर्बाइन वहाँ पे लगाना है, वो पर्टिकुलर जगह में लगाना है, तो वहाँ का विंड वेलोसिटी को देखकर पर्टिकुलर या वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ विंड टर्बाइन लगाया जाता है। या छोटा लगाना है या बड़ा लगाना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे विंड टर्बाइन या विंड मिल लगाना है वहाँ का विंड वेलोसिटी देखकर विंड मिल लगाया जाता है। द विंड वेलोसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स अपॉन मैनी जोग्राफिकल फैक्टर। तो हर जगह का जो विंड वेलोसिटी है वो अलग होता है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जोग्राफिकल फैक्टर। सबसे ज़्यादा विंड वेलोसिटी कहाँ पे होता है, सी शोर में, तो वो सही जगह है, अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे विंड मिल लगाया जा सकता है। विंड वेलोसिटी इज़ हाई on sea shores, hence this is the appropriate place to install the wind turbine. Now wind energy is a clean energy source, तो ये clean energy source है। उसका what's the meaning of that? यहाँ पे pollution, wind mill में pollution नहीं प्रोड्यूस होता है, इट इज़ पोल्यूशन फ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूल कंबक्शन के लिए नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे विंड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए ये क्लीन एनर्जी सोर्स है। However, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. Therefore, the use of wind energy is limited. तो ये wind energy बहुत limited है
क्योंकि हर जगह विंड का जो वेलोसिटी है वो हाई स्पीड में नहीं रहता है, कोई कोई पर्टिकुलर रीजन्स में ही हाई वेलोसिटी स्पीड देखा जा सकता है, तो हर जगह विंड मिल नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए विंड एनर्जी इज़ लिमिटेड, जो यूज़ है विंड एनर्जी वो बहुत कम है, क्योंकि हर जगह जो विंड वेलोसिटी हाई नहीं रहता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, that is of wind energy, electricity generation by using wind energy. Now stages in electric generator using wind energy. विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो क्या ज़रूरत है, विंड की ज़रूरत है जिसमें हाई वेलोसिटी, उसका हाई वेलोसिटी रहना चाहिए। और ये विंड जब भी टरबाइन में डायरेक्ट किया जाता है तो विंड टरबाइन विथ लार्ज फिन्स रोटेट होने लगता है और इस वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, विंड में कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इन विंड। और ये जब टरबाइन में डायरेक्ट किया जाता है तो टरबाइन में कौन सा एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज टरबाइन रोटेट होने लगता है और इस वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मैं एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन जिसका कैपेसिटी अलग होता है। अभी ये जो डायग्राम है पेज नंबर 56 में दिया है, ये होम टरबाइन है। कोई लोग अपने घर के यूज़ के लिए प्राइवेट विंड मिल लगाते हैं जिसका ब्लेड लेंथ कितना है 1.5 मीटर और कैपेसिटी कितना है 2 किलो वॉट। ये विंड फार्म टरबाइन है, ये फार्म में लगाया जाता है जिसका ब्लेड लेंथ कितना है 50 मीटर और कैपेसिटी कितना है 2000 किलो वॉट। ये है ऑफशोर विंड टरबाइन। ऑफशोर का मतलब है सी शोर में लगाया जाता है जहाँ पे विंड वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। इसका जो ब्लेड लेंथ कितना है 100 मीटर और कैपेसिटी कितना है 6000 to 7000 किलो वॉट। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो सोलार एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन 2 वेज। तो सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली from solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction. This happens in solar photovoltaic cells. Solar photovoltaic cells convert the solar energy डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट मेथड में सोलर रेडिएशन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें जो रहता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ नहीं किया जाता, इसके लिए इसमें टरबाइन भी नहीं होता और जनरेटर भी नहीं होता। इसमें डायरेक्टली सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड मेथड इज़ व्हाट, एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, then a turbine generator system is driven using that thermal energy to generate electricity. तो सेकेंड मेथड में सोलर रेडिएशन को पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, हीट एनर्जी, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। इसके लिए इसमें टरबाइन भी होता है और जनरेटर भी होता है और इसमें जो रहता है थर्मल एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अभी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, ये है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल converts a solar radiation energy directly into electrical energy. This is called solar फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल जो रहता है वो सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीसी इन नेचर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लेसन नंबर 4 साइंस 1 में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि डीसी और एसी 2 टाइप ऑफ करंट है और जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है वो कौन सा टाइप है, डीसी इन नेचर। डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। These solar cells are made of a special type of material called semiconductor, example silicon. तो ये सोलर सेल्स किससे बना है, एक सेमीकंडक्टर जैसे कि एग्जाम्पल सिलिकॉन। सिलिकॉन जो रहता है वो
मेटलॉइड रहता है, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी रहता है ना। व्हाट इज़ अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस। इट समटाइम्स एक्ट एज ए कंडक्टर एंड समटाइम एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और ये सेमीकंडक्टर है वो कभी कभी कंडक्टर के जैसे बिहेव एक्ट करता है और कभी कभी इंसुलेटर के जैसे एक्ट करता है। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। A silicon solar cell of dimension 1 square centimeter generates current equal to 30 milliampere. Potential difference equal to 0.5 volt. So what is the meaning of this? अगर एक solar cell का area 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो कितना करंट वो प्रोड्यूस करेगा? 30 मिली एम्पियर। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा? 0.5 वोल्ट। Therefore, a silicon solar cell of dimension 100 centimeter square generates current equal to 30 milliampere per centimeter square into 100 centimeter square, that is equal to 3000 milliampere, which is equal to 3 ampere, and potential difference equal to 0.5 volt. Potential difference available from a solar cell is independent of its area. अभी इसका मतलब क्या है? What's the meaning of this? पहले जब भी इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो करंट कितना प्रोड्यूस होता था? 30 मिली एम्पियर। अभी उसका एरिया बढ़ा दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब कितना करंट प्रोड्यूस होगा? 30 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 3000 मिली एम्पियर। और 3000 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर? 3 एम्पियर। मगर पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो क्यों सेम रहता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन करंट जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो करंट भी बढ़ता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है। अभी इसका फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है, एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है। एनर्जी इन सनलाइट ड्यू टू फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डीसी इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड। तो द पावर अवेलेबल इन सोलर सेल इज डीसी। तो डीसी सनलाइट से जो पावर मिलता है वो डीसी रहता है। एंड डीसी मीन्स व्हाट? डायरेक्ट करंट। और एक है वो है AC. AC means what? Alternating current. और AC और DC के बारे में I have already explained in Science 1 lesson number 4 effects of electric current में मैंने already explain कर चुकी हूँ. You can see that video in order to understand the difference between AC and DC. अभी ये जो DC इलेक्ट्रिक पावर जो सनलाइट से प्रोड्यूस जनरेट किया गया है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, LED को डायरेक्टली लाइट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस एनर्जी. Now since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at later time. तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर जो सनलाइट से डायरेक्टली मिलता है ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही जनरेट किया जा सकता है. तो रात को जब सनलाइट नहीं होता तो वी कैन यूज़ इट बिकॉज देर इज़ नो सनलाइट, बट देर इज़ अ सोल्यूशन फॉर दिस. वी कैन स्टोर दिस एनर्जी. ये एनर्जी को बैटरीज में स्टोर किया जा सकता है ताकि जब सनलाइट ना हो तभी वो यूज़ किया जा सकता है. So most of the appliances at home as well as industrial use run on AC power. DC solar power must be converted to AC power using an electronic device called inverter. तो अपने घर में बहुत सारा अप्लायंसेस ऐसा होता है जो डीसी इलेक्ट्रिक पावर में नहीं वर्क करता है, उसको एसी पावर में ही वो वर्क करता है. जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सब एसी पावर में वर्क करता है. तो ये जो डीसी पावर जो जनरेट किया जाता है सनलाइट से ड्यू टू फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से, उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है. और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस है जो डिवाइस का नाम है इन्वर्टर. तो इन्वर्टर जो है वो डीसी सोलर पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है. Now this is a solar panel. What is a solar panel? Solar panel is made up of 36 solar cells. तो इसमें अगर काउंट करेंगे तो 36 सोलर सेल्स रहेगा. जब भी इसको इस तरह कनेक्ट किया जाता है तो इसको बोलते हैं सोलार पैनल. तो सोलार पैनल में कितना सोलर सेल्स है? 36 सोलर सेल्स. अभी ये सोलर पैनल को अगर मैं सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. यहाँ पे मैंने 4 सोलर पैनल्स को
सीरीज़ में कनेक्ट किया है, सीरीज़ में मतलब कि ऐसे बाजू बाजू में कनेक्ट किया है तो उसको बोलते हैं सीरीज़ में. सो व्हेन सोलर पैनल्स, many solar panels are connected in series, then it is said to be string. अभी ये एक string हो गया और ये एक string हो गया. यहाँ पे सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया, इसके लिए इसको एक स्ट्रिंग बोलता है. और यहाँ पे भी सोलर पैनल को एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया. सो दिस इज़ अ सेकेंड स्ट्रिंग. तो दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल का मतलब क्या है, ऊपर नीचे कनेक्ट किया है. तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इसके नीचे आएगा. पैरेलल बोलेगा तो नीचे आता है, सीरीज़ बोलेगा तो बाजू बाजू में जाएगा. सो व्हेन द स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट इज सेड टू बी एरे. तो एरे क्या होता है, जब स्ट्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसको बोलता है एरे. नाउ फॉर द कन्वर्शन ऑफ डीसी पावर इनटू AC पावर, तो DC को AC में कन्वर्ट करना होगा. तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट. दीज आर दी सोलार एरे. यू कैन सी ओवर हियर, ये सोलार एरे है. दिस इज़ अ बॉक्स ओवर हियर. द बॉक्स हैज़ व्हाट, इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर. तो ये बॉक्स के अंदर दो चीज़ है, इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर. जो करंट प्रोड्यूस होता है देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन. Now many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग से बहुत सारा सोलर पैनल्स को कनेक्ट किया जाता है. द DC पावर जनरेटेड फ्रॉम द सोलर पैनल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू AC पावर. अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स the voltage and current level of the generated power and then it is fed into the electricity distribution network. Now when the sunlight comes and falls on the solar panel, तो what happened, DC इलेक्ट्रिक पावर बनता है. तो ये DC इलेक्ट्रिक पावर को AC में कन्वर्ट करना होगा. तो ये बॉक्स के अंदर इन्वर्टर है. तो इन्वर्टर क्या करता है, ये DC इलेक्ट्रिक पावर को AC में कन्वर्ट करता है. नाउ दिस पावर विच इज़ जनरेटेड, उसका जो वोल्टेज है वो बहुत कम है. तो ट्रांसमिट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस वी नीड वोल्टेज ऑफ हायर लेवल वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है. तो ट्रांसफार्मर जो रहता है वो इस वोल्टेज को बढ़ाता है एंड देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन. सो दिस इज़ हाउ द DC पावर इज़ कन्वर्टेड इनटू AC पावर. तो इन्वर्टर जो रहता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है. ट्रांसफार्मर जो रहता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और इस तरह जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, AC करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस, इलेक्ट्रिसिटी generated is generated without any fuel combustion and so without any air pollution. तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें कोई भी फ्यूल नहीं यूज़ किया जाता. जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज़ करते थे फॉर कंबक्शन या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं यूज़ किया है. सो इट इज़ पोल्यूशन फ्री, मतलब इसमें पोल्यूशन नहीं होता है. मगर एक डिसएडवांटेज भी है. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन दिस, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during day time only. तो ये सोलार एनर्जी से बनता है, इसके लिए ये दिन में ही यूज़ किया जा सकता है, रात को नहीं यूज़ किया जा सकता है. Now how is the conversion of energy generated by cells to AC from by using inverter? तो एनर्जी जनरेटेड कैसा ट्रांसफॉर्म होता है, दैट इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस. तो सोलार सेल जब भी सनलाइट में से सोलार सेल में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी DC में रहता है. देन दिस DC इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू AC बाय यूजिंग एन इन्वर्टर. और ये AC इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्किंग ऑन AC पावर. तो जो भी इक्विपमेंट या अप्लायंसेस है जो AC पावर में वर्क करता है उसमें यूज़ किया जाता है. तो दिस इज़ द conversion of energy generated by cell to AC form by using an inverter. Second method is known as solar thermal power plant. Solar thermal power plant में electromagnetic induction principle यूज़ किया गया. इसके लिए इसमें टर्बाइन भी है और जनरेटर भी है. फर्स्ट मेथड में जो इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी DC इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होता है बाय फोटो वोल्टाइक इफेक्ट, और बाद में जो DC इलेक्ट्रिक पावर है उसको AC में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. अभी इसमें जो सोलर थर्मल पावर प्लांट में थर्मल एनर्जी कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन.
तो इसमें जो रहता है सोलार थर्मल पावर में सोलार एनर्जी को थर्मल एनर्जी जैसा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हीट एनर्जी फॉर हीटिंग द वाटर। इसमें मेन पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टर रहता है। ये रिफ्लेक्टर को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटर। और ये जो पाइप है उसको एब्जॉर्बर बोलते हैं। और पाइप में से पानी फ्लो होता है ना। हाउ डज दिस वर्क, जब सोलार सन से जो सोलार एनर्जी जब रिफ्लेक्टर में स्ट्राइक होता है तो ये रिफ्लेक्ट होके एब्जॉर्बर में स्ट्राइक होता है। तो एब्जॉर्बर में से जो पानी आता है वो हीट एनर्जी, सोलार एनर्जी का जो हीट है उसके वजह से पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रॉम वन साइड वाटर इज़ कमिंग, फ्रॉम द अदर साइड स्टीम इज़ कमिंग आउट। सो दिस इज़ हाउ solar thermal power plant works. Now the full structure of a solar thermal power plant is somewhat this way. Now this is the reflector which I have shown in green color. तो जो green color में दिखाया गया है उसको reflector बोलते हैं। और ये जो है blue color में वो absorber है जिसमें से पानी flow होता है। Now this is the turbine और this is the generator, this is a condenser and this is the cooling tower। और ये है पावर ग्रिड, दैट इज़ जहाँ से करंट इज़ ट्रांसमिटेड। नाउ जब भी ये सन का जो हीट एनर्जी जब रिफ्लेक्टर में गिरता है तो ये रिफ्लेक्ट होके एब्जॉर्बर में स्ट्राइक होता है। तो एब्जॉर्बर में जब स्ट्राइक होता है तो इसमें जो पानी फ्लो होता है वो सोलार एनर्जी के हीट के वजह से पानी जो रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। सो द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द सन। और ये जो स्टीम जो है वो टरबाइन में जाता है। स्टीम में काइनेटिक एनर्जी रहता है बिकॉज इट इज़ फ्लोइंग। और ये जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम स्ट्राइक्स द टरबाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो टरबाइन में भी काइनेटिक एनर्जी आता है। और बिकॉज ऑफ दैट जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसमिटेड इन द ट्रांसमिशन लाइन। अभी टरबाइन के नीचे जो कंडेंसर है और कूलिंग टावर भी है। जब स्टीम कंडेंसर में आता है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, तो कंडेंसर में जो स्टीम है वो ठंडा होके पानी में कन्वर्ट होता है और ये पानी फिर वापस पंप किया जाता है इस ट्यूब में, दैट इज़ एब्जॉर्बर में। अब ये स्टीम ठंडा कैसे होता है, बाय कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से जब ठंडा पानी कंडेंसर में आता है तो स्टीम का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और जब वो एब्जॉर्ब करता है तो जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी वापस कूलिंग टावर में जाता है, कूल होके वापस वो कंडेंसर में आता है। तो ये कोल्ड वाटर के वजह से स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है बिकॉज जो ठंडा पानी है वो स्टीम का हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाता है और स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड द वाटर इज़ पम्प्ड इनटू दिस एब्जॉर्बर एंड दिस साइकिल गोज़ ऑन कंटिन्यूसली। उसी तरह कूलिंग टावर का भी साइकिल इसी तरह कंटिन्यूसली चालू रहता है। नाउ many reflectors, so whatever I have explained, that is what I have written over here. Many reflectors reflect and concentrate the solar radiation on absorber. Their solar energy is converted into heat energy. Using this heat energy, steam is generated to drive the turbine and the generator. Now what is the flow chart of this? Different stages in solar thermal power plant. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग दी सनलाइट। तो जो रिफ्लेक्टर है या कॉन्सेंट्रेटर है वो कलेक्ट करता है सनलाइट को एंड इट्स रिफ्लेक्ट्स ओवर वेयर, एब्जॉर्बर में। तो एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। तो एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करता है इस कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट को और जो पानी जो रहता है इस हीट की वजह से जो पानी रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम टरबाइन रोटेट होने लगता है और टरबाइन की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। सो दिस इज़ नॉट सो हार्ड, इट इज़ वेरी सिंपल।